ब्रेनस्टॉर्म यानी दिमागी तूफान। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डैनियल जेनार्ड सीगेल की लिखी ये किताब किशोरावस्था की उस उलझन भरी लेकिन जबरदस्त ताकत से भरी उम्र को समझने की एक गहरी कोशिश है, जिसे हम अक्सर कंफ्यूजिंग या रिबेलियस कहकर टाल देते हैं। लेकिन डॉक्टर सीगेल के मुताबिक एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था कोई समस्या नहीं, बल्कि एक अवसर है सोच को नया आकार देने का, रिश्तों को गहराई से समझने का और अपनी खुद की पहचान को गढ़ने का। इस किताब में डॉक्टर सीगेल न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान को बेहद सरल और भावनात्मक भाषा में समझाते हैं। वो बताते हैं कि इस उम्र में दिमाग के दो बड़े हिस्सों लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच बदलाव हो रहा होता है। यही वजह है कि टीनेजर्स को कभी कभी ज्यादा जोखिम उठाने की ललक होती है, तो कभी गुस्सा, अकेलापन या उत्साह बिना किसी वजह के बहुत तेज महसूस होता है। लेकिन इस सब के पीछे कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि ये दिमाग की नेचुरल ग्रोथ है। डॉक्टर सीगेल इस किताब में 4 शक्तिशाली विशेषताओं पर जोर देते हैं: नॉवेल्टी सीकिंग, सोशल एंगेजमेंट, इंक्रीज्ड इमोशनल इंटेंसिटी और क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन। ये चारों नकारात्मक नहीं, बल्कि अगर सही समझ और मार्गदर्शन के साथ अपनाई जाएं, तो ये क्वालिटीज जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। इस किताब में न सिर्फ टीनेजर्स के लिए गाइड है, बल्कि माता पिता, शिक्षकों और समाज के लिए भी एक आईना है, जो उन्हें ये सिखाता है कि वे कैसे समझदारी से इस उम्र के युवाओं का साथ दे सकते हैं, बिना उन्हें तोड़े या दबाए। ब्रेनस्टॉर्म किताब ज्ञान और अनुभव का वो संगम है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि किशोरों का बर्ताव कोई गलती नहीं, बल्कि एक अद्भुत न्यूरोलॉजिकल यात्रा है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव सफर जो हर इंसान की जिंदगी की नींव रखता है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल से, एक ऐसा ऑडियो संसार जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ये चैनल सिर्फ एक माइक और आवाज नहीं, बल्कि एक रिश्ता है। दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, भोपाल से लेकर अमृतसर, बनारस और कोलकाता तक, और गांवों की उन गलियों तक जहां मोबाइल सिग्नल भले कम हो, लेकिन सीखने की भूख बहुत गहरी है। चाहे आप राजस्थान के किसी छोटे से गांव में खाट पर लेटे हुए सुन रहे हों, या बिहार के किसी कोने में खेतों से लौटते हुए कान में ईयरफोन लगाकर सुन रहे हों, चाहे आप पंजाब की किसी मंडी में चाय की दुकान पर बैठे हों, या महाराष्ट्र के किसी कस्बे में कॉलेज जाते समय बस में बैठे हों, ये चैनल आपके लिए है, आपकी भाषा में, आपके मन की आवाज बनकर। हमारा मकसद है ज्ञान को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाना जो सीखना चाहता है, समझना चाहता है और खुद को बेहतर बनाना चाहता है। यहां पर आपको मिलेंगी दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबों की ऑडियो बुक समरीज, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में, एक अपनापन लिए, एक जुड़ाव के साथ। हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसलिए अगर आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या पाकिस्तान से हैं, या विदेश में रहकर भी हिंदी को अपने दिल में बसाए हुए हैं, तो ये चैनल आपके लिए भी है। ये आवाज सिर्फ किताबों की नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी भी है। क्योंकि जब आप सुनते हैं तब आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तब आप बदलते हैं। तो आइए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। हर किताब एक नई दुनिया है, और हर चैप्टर आपके जीवन का एक नया दरवाजा खोल सकता है। चैप्टर 1, द अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत। किशोरावस्था की शुरुआत कोई साधारण घटना नहीं होती, बल्कि यह जिंदगी का वो मोड़ होता है जहां इंसान का शरीर, दिमाग और आत्मा एक साथ नई दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर डैनियल जे सीगेल इस पहले चैप्टर में बेहद गहराई से समझाते हैं कि एडोलेसेंस को अक्सर एक समस्या के रूप में देखा जाता है, जैसे ये कोई गलत उम्र हो जब बच्चे सुनते नहीं, सवाल ज्यादा करते हैं, गुस्सा करते हैं और कभी कभी खतरनाक फैसले भी ले लेते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। यह उम्र गलत नहीं, बल्कि बेहद शानदार और जरूरी होती है। ये वही दौर है जब हम अंदर से टूटते नहीं, बल्कि फिर से बनते हैं, एक नई सोच, नई पहचान और नई समझ के साथ। डॉक्टर सीगेल बताते हैं कि किशोरावस्था में हमारा दिमाग एक रीमॉडलिंग प्रक्रिया से गुजरता है। बचपन में जो न्यूरल कनेक्शंस हमारे दिमाग में बने होते हैं,
उनमें से कई अनावश्यक कनेक्शंस इस उम्र में प्रून यानी छंटने लगते हैं, और जो कनेक्शंस रोजमर्रा की सोच और भावनाओं में सक्रिय होते हैं उन्हें माइलिन नाम की एक परत घेरने लगती है, जिससे वे सिग्नल्स और तेजी से चलने लगते हैं। इसे माइलिनेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि किशोरावस्था वह समय होता है जब दिमाग से बेकार चीजें हटती हैं और काम की चीजें तेज होती जाती हैं, जैसे एक बगीचे को काट छांट कर सुंदर बनाया जाता है। इस चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि इस मानसिक बदलाव के चलते टीनेजर्स में 4 खास बिहेवियरल ट्रेट्स उभरने लगते हैं। पहला, नॉवेल्टी सीकिंग यानी नए अनुभवों की खोज। दूसरा, सोशल एंगेजमेंट यानी दोस्तों और साथियों से गहरे संबंध की इच्छा। तीसरा, इंक्रीज्ड इमोशनल इंटेंसिटी यानी भावनाओं का तेजी से महसूस होना। और चौथा, क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन यानी दुनिया को नए तरीकों से देखने और समझने की कोशिश। ये चारों चीजें मिलकर किशोरों को एक अनोखी ऊर्जा देती हैं, लेकिन अगर इन्हें समझा ना जाए तो यही चीजें परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। लेखक समझाते हैं कि टीनेज दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी वह हिस्सा जो सोच, निर्णय और नियंत्रण का केंद्र है, अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। इसीलिए टीनेजर्स कई बार इंपल्सिव यानी बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे गलत इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वे सीख रहे हैं, गढ़े जा रहे हैं और जिंदगी के सबसे अहम बदलाव से गुजर रहे हैं। यह चैप्टर हमें यह एहसास दिलाता है कि किशोरावस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि उसे दबाया जाए या शर्मिंदगी का कारण समझा जाए। माता पिता, शिक्षकों और समाज को चाहिए कि वे टीनेजर्स को समझें, उन्हें खुलकर सवाल करने दें, जोखिम लेने दें और अपने अनुभवों से सीखने दें, क्योंकि यही वो उम्र है जब इंसान अपने होने का अर्थ तलाशने लगता है और यही तलाश एक नए जीवन की नींव रखती है। चैप्टर 2, माइंडसाइट की ताकत। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे शब्द से जो डॉक्टर डैनियल जे सीगेल की सोच का मूल है, माइंडसाइट। ये शब्द एक साथ 2 शक्तियों को जोड़ता है, माइंड यानी मन और साइट यानी देखना। यानी माइंडसाइट का मतलब है अपने मन को देख पाने की क्षमता। लेकिन यह देखने का मतलब केवल विचारों को देखना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, पहचानना और नियंत्रित करना भी है। ये वो कला है जिससे हम खुद से जुड़ते हैं, अपने अंदर की भावनाओं, इच्छाओं और असुरक्षाओं को महसूस करते हैं, बिना भागे, बिना दबाए। डॉक्टर बताते हैं कि टीनेजर्स अगर माइंडसाइट की ताकत को जान लें तो वे न केवल अपने व्यवहार को समझ सकते हैं, बल्कि दूसरों के मन को भी पहचान सकते हैं। यही क्षमता है जो हमें सहानुभूति, एम्पैथी, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस और आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन देती है। जब हम अपने अंदर चल रहे गुस्से, डर या भ्रम को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें बेहतर संभाल पाते हैं। यही नहीं, जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे दोस्त, माता पिता या साथी क्या महसूस कर रहे हैं, तो हमारे रिश्ते भी गहरे और समझदारी से भरे होते हैं। चैप्टर में डॉक्टर सीगेल बताते हैं कि माइंडसाइट का अभ्यास कैसे किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है रुकना, महसूस करना और फिर जवाब देना। यानी जब किसी स्थिति में हम उलझते हैं, जैसे कोई बात चुभ जाए या कोई अपमानित कर दे, तो पहले खुद से सवाल करें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्यों ऐसा लग रहा है? क्या ये भावना पुरानी किसी घटना से जुड़ी है? ये आत्मचिंतन हमें प्रतिक्रियावादी बनने से बचाता है। चैप्टर 3, भावनाओं की गहराई और उनकी दिशा। इस अध्याय में डॉक्टर डैनियल जे सीगेल हमें किशोरावस्था के एक बेहद अहम पहलू से रूबरू कराते हैं, इंक्रीज्ड इमोशनल इंटेंसिटी यानी भावनाओं की गहराई और तीव्रता का अचानक बढ़ जाना। एडोलेसेंस में दिमाग का जो हिस्सा भावनाओं को महसूस करता है, लिम्बिक सिस्टम, वो बहुत सक्रिय हो जाता है, जबकि जो हिस्सा इन भावनाओं को रेगुलेट करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी विकास के दौर में होता है। इसका मतलब ये होता है कि किशोर अब हर भावना को ज्यादा गहराई, ज्यादा ताकत और कभी-कभी ज्यादा कंफ्यूजन के साथ महसूस करने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इस भावनात्मक गहराई को हम अक्सर गलत समझ बैठते हैं। जब कोई टीनेजर छोटी सी बात पर रो पड़ता है या अचानक बहुत गुस्सा हो जाता है
या किसी बात पर बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है तो हम उसे ओवर रिएक्ट करने वाला समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये उसका दिमाग और हार्मोनल सिस्टम पूरी ताकत से प्रतिक्रिया दे रहा होता है। इस इमोशनल इंटेंसिटी को सप्रेस करने के बजाय अगर सही तरीके से चैनल किया जाए तो यही गहराई एक टीनेजर को आर्टिस्ट, थिंकर, विजनरी और कंपैशनेट इंसान बना सकती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि टीनेजर्स के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें पहचानें, स्वीकारें और फिर उन्हें सही दिशा दें। इसके लिए इमोशनल लिटरेसी यानी भावनात्मक समझ की जरूरत होती है। जब एक किशोर यह समझने लगता है कि उसके भीतर क्या भावनाएं उठ रही हैं और वो क्यों उठ रही हैं, तो वह इंपल्सिव नहीं रहता, वह जिम्मेदार बनने लगता है। डॉक्टर सीगेल यह भी कहते हैं कि माता पिता और शिक्षक अगर खुद शांत और सहयोगी बने तो वे टीनेजर्स के लिए एक सेफ स्पेस बन सकते हैं जहां वे खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि अगर इन भावनाओं को दबा दिया गया तो ये दबाव एंग्जाइटी, डिप्रेशन और गलत व्यवहार के रूप में बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें सुना, समझा और मार्गदर्शन दिया गया तो ये गहराई और संवेदनशीलता में बदल सकते हैं, जो किसी भी इंसान के भीतर की सबसे सुंदर शक्तियों में से एक होती है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, भावनाएं कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक शक्ति है और किशोर अवस्था वह समय है जब इस शक्ति को सही दिशा देने की सबसे जरूरी और सबसे सुंदर शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 4, नयापन खोजने की जिज्ञासा। इस अध्याय में डॉक्टर सीगेल हमें एडोलेसेंस के एक और जबरदस्त पहलू से परिचित कराते हैं, नॉवेल्टी सीकिंग यानी नए अनुभवों की तलाश। किशोरावस्था में दिमाग में डोपामीन नामक रसायन की सक्रियता बढ़ जाती है, जो हर नए अनुभव को और भी ज्यादा रिवॉर्डिंग बनाता है। इसी वजह से किशोर नई जगहें देखना चाहते हैं, नए दोस्त बनाना चाहते हैं, नए खतरों को आजमाना चाहते हैं और कभी-कभी जोखिम भरे फैसले भी ले लेते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि समाज इस जिज्ञासा को अक्सर गलत तरीके से देखता है। माता पिता कहते हैं कि ये बच्चा हर बात में एडवेंचर क्यों ढूंढता है, इसमें पेशेंस क्यों नहीं है, ये इतनी बार बाउंड्रीज क्यों तोड़ता है। लेकिन सच ये है कि यह बदलाव स्वाभाविक और जरूरी है। टीनेज दिमाग का उद्देश्य ही यही होता है, दुनिया को एक्सप्लोर करना, खुद को चुनौती देना और कुछ नया अनुभव करके आइडेंटिटी बनाना। इस चैप्टर में बताया गया है कि टीनेजर्स का नयापन तलाशने का यह स्वभाव अगर सही ढंग से गाइड किया जाए तो वे जिंदगी में बहुत रचनात्मक, बहादुर और ऊर्जावान इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगातार कंट्रोल किया गया, डराया गया या दंडित किया गया तो यही ऊर्जा या तो अंदर ही दब जाएगी या किसी खतरनाक दिशा में चली जाएगी, जैसे सब्सटेंस अब्यूज, हिंसा या असामाजिक व्यवहार। डॉक्टर सीगेल यह भी बताते हैं कि नॉवेल्टी सीकिंग केवल एक्साइटमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि यह दिमाग को ग्रोथ और फ्लेक्सिबिलिटी की ओर ले जाता है। जब कोई किशोर किसी नए अनुभव को आजमाता है, चाहे वो एक यात्रा हो, कोई नया हुनर हो, कोई नई दोस्ती हो, तो उसका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का दौर होता है जब टीनेज दिमाग सबसे अधिक एडेप्टेबल होता है। इसलिए यह जरूरी है कि इस क्यूरियोसिटी को मारा न जाए, बल्कि इसे दिशा दी जाए। चैप्टर 5, सामाजिक जुड़ाव की जरूरत और ताकत। इस अध्याय में डॉक्टर डैनियल जे सीगेल एडोलेसेंस के एक और अनोखे पक्ष पर रोशनी डालते हैं, सोशल एंगेजमेंट यानी दूसरों से जुड़ने की तीव्र इच्छा। किशोरावस्था में हम न केवल अपने परिवार से बल्कि अपने दोस्तों, समूहों और बाहरी दुनिया से भी गहरे जुड़ाव की तलाश में रहते हैं। यह जुड़ाव सिर्फ मेलजोल नहीं होता, बल्कि हमारी पहचान और आत्मविश्वास को आकार देने का जरिया भी बनता है। डॉक्टर बताते हैं कि किशोरों के लिए दोस्ती सिर्फ मौज मस्ती नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षा घेरा होता है, एक ऐसा दायरा जहां वे खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जज हुए बिना। यही कारण है कि किशोरों को अपने दोस्तों की राय बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। वे किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं और कई बार पीयर प्रेशर के चलते वे ऐसा कुछ कर बैठते हैं जो उनके माता पिता को समझ नहीं आता। लेकिन यह सामाजिक जुड़ाव की जरूरत का हिस्सा होता है, इंसान होने की सबसे गहरी जरूरतों में से एक।
इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि दिमाग में ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स इस उम्र में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जो हमें संबंधों के लिए प्रेरित करते हैं। किशोरावस्था में यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि यदि टीनेजर्स को सामाजिक अस्वीकृति का सामना करना पड़े, जैसे बुलिंग, आइसोलेशन या रिजेक्शन, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य गहरे रूप से प्रभावित हो सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस की जड़ें अक्सर इसी दौर में पड़ती हैं। डॉक्टर सीगेल सुझाव देते हैं कि माता पिता को बच्चों के सामाजिक जीवन में दखल नहीं, बल्कि समर्थन देना चाहिए। उन्हें अपने किशोर को यह महसूस कराने की जरूरत है कि वह चाहे दुनिया में कहीं भी फिट ना हो, लेकिन घर में उसकी जगह तय है, बिना शर्त के। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि हेल्थी सोशल एंगेजमेंट किशोर को एम्पैथी, टीम वर्क और कम्युनिकेशन जैसी क्वालिटीज सिखाता है, जो आगे चलकर उन्हें एक समझदार और संवेदनशील इंसान बनाती हैं। इस अध्याय का सार यह है कि किशोरावस्था में समाज से जुड़ाव केवल बाहरी गतिविधि नहीं, बल्कि अंदरूनी जरूरत होती है, और अगर इस जुड़ाव को समझदारी और सहयोग से पोषित किया जाए तो किशोर न सिर्फ बेहतर संबंध बनाते हैं, बल्कि खुद को भी अधिक गहराई से पहचानने लगते हैं। चैप्टर 6, रचनात्मक खोज और आत्म अभिव्यक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर सीगेल एडोलेसेंस की चौथी विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन, यानी रचनात्मक रूप से दुनिया को समझने और अपने विचारों, कल्पनाओं और सवालों के जरिए कुछ नया गढ़ने की प्रक्रिया। किशोरावस्था वह समय होता है जब इंसान केवल दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखता, बल्कि यह सोचने लगता है कि इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। यही सोच उसे कला, विज्ञान, सामाजिक बदलाव और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। डॉक्टर बताते हैं कि किशोर मस्तिष्क का एक खास गुण होता है, यह रिजिड नहीं होता, इसकी सोच लचीली होती है और वह स्थापित बातों को चुनौती देने से डरता नहीं। वह पुराने नियमों, परंपराओं और अथॉरिटी से सवाल करता है, क्योंकि उसे नई संभावना दिख रही होती है। इस सवाल पूछने की क्षमता को कई बार डिसरिस्पेक्ट या रिबेलियन समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में यही क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन का बीज होता है। इस अध्याय में डॉक्टर एक उदाहरण देते हैं, एक किशोरी जो लगातार अपनी ड्राइंग्स और कहानियों में ऐसे कैरेक्टर्स बना रही थीं जो दुनिया की समस्याओं से जूझ रहे थे। उसके माता पिता इसे डिस्ट्रैक्शन समझ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो पाया कि वह अपने भीतर की जटिल भावनाओं को उसी रचनात्मक माध्यम से बाहर निकाल रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक तक सीमित नहीं होती, ये सोचने के तरीके में होती है, दुनिया को परसीव करने के नजरिए में होती है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि जब किशोरों को फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन दिया जाता है तो वे साहसी बनते हैं, वे रिस्क लेने को तैयार होते हैं, गलतियों से नहीं डरते, और यही उनके सीखने का सबसे मजबूत जरिया बनता है। क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी शक्तियां देता है, जो सिर्फ एडोलेसेंस में नहीं, पूरी जिंदगी काम आती है। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि आज का रिजिड एजुकेशन सिस्टम इस रचनात्मकता को कई बार कुचल देता है। जब बच्चों को सिर्फ सही जवाब देने की ट्रेनिंग दी जाती है तो वे सवाल पूछना छोड़ देते हैं। चैप्टर 9, नॉवेल्टी सीकिंग। इस चैप्टर में डॉक्टर डैनियल जे सीगेल हमें एक बेहद दिलचस्प और गहराई से जुड़े पहलू की ओर ले जाते हैं, नवीनता की खोज, यानी किशोरावस्था में कुछ नया, अनदेखा, अनजाना अनुभव करने की तीव्र इच्छा। यह सिर्फ एक सामान्य उत्सुकता नहीं होती, बल्कि यह किशोर मस्तिष्क के विकास का एक केंद्रीय हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति एडोलेसेंस के दौर से गुजरता है तो उसके दिमाग में डोपामिन सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा सेंसिटाइज्ड हो जाता है। डोपामिन वह न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें उत्साह, मोटिवेशन और रिवॉर्ड की भावना देता है। इसका मतलब है कि किशोरों को जब कुछ नया, रोमांचक और अनोखा करने का मौका मिलता है तो उनके दिमाग में डोपामिन की लहर दौड़ जाती है, जिससे उन्हें एक अलग ही ऊर्जा, खुशी और पर्पस का एहसास होता है। डॉक्टर सीगेल इस अध्याय में समझाते हैं कि यह नॉवेल्टी सीकिंग व्यवहार किशोरों को दुनिया को एक्सप्लोर करने, अपनी सीमाएं जांचने और खुद की पहचान खोजने के लिए प्रेरित करता है।
लेकिन यही चीज अगर सही दिशा में न जाए तो जोखिम भरे व्यवहार जैसे ड्रग्स, शराब, रैश ड्राइविंग या गलत संगत की ओर भी ले जा सकती है। इस चैप्टर में माता पिता और शिक्षकों के लिए भी यह संदेश है कि वे किशोरों की इस स्वाभाविक खोजी प्रवृत्ति को दबाएं नहीं, बल्कि उसका रचनात्मक रूप से मार्गदर्शन करें, जैसे उन्हें ट्रैवल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स या वॉलंटियरिंग जैसी गतिविधियों में संलग्न करना। डॉक्टर सीगेल बताते हैं कि जब हम इस नवीनता की भूख को एक मौके के तौर पर देखें, न कि खतरे के रूप में, तब हम अपने किशोरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 10 सोशल एंगेजमेंट। इस अध्याय में डॉक्टर डैनियल जे सीगेल हमें यह समझाते हैं कि किशोरावस्था में सोशल कनेक्शन केवल जरूरत नहीं, बल्कि दिमाग की एक बुनियादी क्रेविंग होती है। इस समय एडोलेसेंट्स के लिए दोस्ती, ग्रुप्स और समाज में अपनी जगह बनाना उतना ही जरूरी होता है जितना किसी वयस्क के लिए सुरक्षा या सम्मान। यह क्रेविंग इसलिए भी गहरी होती है क्योंकि इस उम्र में ब्रेन के सोशल सर्किटरी जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम तेजी से जुड़ने और एक्टिव होने लगते हैं। डॉक्टर सीगेल इस चैप्टर में बताते हैं कि जब कोई किशोर पीयर ग्रुप के साथ होता है तो उसके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामीन रिलीज होता है, जिससे बॉन्डिंग और बिलोंगिंग की भावना मजबूत होती है। लेकिन इस सोशल जुड़ाव की एक चुनौती भी है, पीयर प्रेशर। क्योंकि किशोरों का दिमाग अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं होता, वे दूसरों की सोच और एक्सेप्टेंस को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ने लगते हैं। यही कारण है कि वे कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेते हैं, जैसे कि ग्रुप में फिट होने के लिए अपनी वैल्यू से समझौता करना। इस चैप्टर में डॉक्टर सीगेल इस बात पर जोर देते हैं कि माता पिता और शिक्षक किशोरों की सोशल लाइफ को लेकर जजमेंटल न हो, बल्कि उनके साथ खुलकर संवाद करें। उन्हें ये समझाएं कि दूसरों से जुड़ना जरूरी है, लेकिन खुद से जुड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सीगेल हमें यह भी बताते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ही एडोलेसेंट ब्रेन को संतुलित विकास की दिशा में ले जाते हैं। जब कोई किशोर यह समझ पाता है कि वह अकेला नहीं है और उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसे समझते हैं, तब उसकी इमोशनल वेलबीइंग भी गहराई से निखरने लगती है। चैप्टर 11 द पावर ऑफ माइंड साइट। इस अध्याय में डॉक्टर डैनियल सीगेल हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराते हैं जो न सिर्फ मस्तिष्क को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें खुद को और दूसरों को गहराई से जानने का जरिया भी देता है। माइंड साइट ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक ऐसी क्षमता है जिसके जरिए हम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। माइंड साइट हमें हमारे भीतर की दुनिया को देखने की एबिलिटी देता है और यह समझने में मदद करता है कि हम क्यों वैसा सोचते या महसूस करते हैं जैसा हम करते हैं। डॉक्टर सीगेल बताते हैं कि जब कोई किशोर यह कला सीखना शुरू करता है तो वह सिर्फ रिएक्टिव नहीं रहता, बल्कि रिफ्लेक्टिव बनता है। यानी कोई बात या इमोशन आते ही उससे बहे बिना वह एक पॉज लेकर सोच सकता है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। ये सवाल पूछने की क्षमता ही मस्तिष्क को रेगुलेट करने की शुरुआत है। इस अध्याय में कई ऐसे रियल लाइफ किशोरों के अनुभव भी साझा किए गए हैं जो एंग्जाइटी, इम्पल्सिव बिहेवियर या रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे थे, लेकिन माइंड साइट की प्रैक्टिस से उन्होंने अपने अंदर शांति, क्लैरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी विकसित की। डॉक्टर सीगेल यह भी समझाते हैं कि ब्रेन्स में इंटीग्रेशन यानी अलग अलग हिस्सों का कोऑर्डिनेटेड रूप से काम करना माइंड साइट से संभव होता है। ये वही एबिलिटी है जो हमें दूसरों की भावना समझने, एम्पैथी महसूस करने और बेहतर संबंध बनाने की स्किल देती है। इसीलिए यह चैप्टर सिर्फ मस्तिष्क को नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व को समझने और गढ़ने की दिशा में बेहद अहम भूमिका निभाता है। चैप्टर 12 द रीइमेजिन्ड एडोलेसेंट माइंड। आखिरी अध्याय में डॉक्टर डैनियल सीगेल हमें एक पॉजिटिव और एम्पावरिंग दृष्टिकोण से एडोलेसेंट ब्रेन को देखने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि अक्सर हम एडोलेसेंस को कंफ्यूजन, रिबेलियन या समस्या के द्वार के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम सही अंडरस्टैंडिंग के साथ देखें तो यह एक अवसर है ग्रोथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का और जीवन में पर्पस खोजने का। डॉक्टर सीगेल इस चैप्टर में हमें 4 कोर फीचर्स की याद दिलाते हैं जो एडोलेसेंस को डिफाइन करते हैं,
नॉवेल्टी सीकिंग, सोशल एंगेजमेंट, इंक्रीज्ड इमोशनल इंटेंसिटी और क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन। ये चारों अगर बैलेंस में हों और सही डायरेक्शन में जाएं तो एडोलेसेंट माइंड दुनिया को बदलने वाली एनर्जी बन सकता है। ये चैप्टर एक तरह से रिफ्लेक्शन है पूरे किताब का, कैसे सेल्फ अवेयरनेस, ब्रेन इंटीग्रेशन और सिक्योर रिलेशनशिप्स एडोलेसेंट को एक इमोशनली इंटेलिजेंट, सोशली कनेक्टेड और पर्पस ड्रिवन इंसान बना सकते हैं। डॉक्टर सीगेल हमें एनकरेज करते हैं कि हम युवा मन को सप्रेस न करें, बल्कि उसकी इनर फायर को सही मार्ग दिखाएं। उन्हें यह बताना जरूरी है कि उनका स्ट्रगल बेकार नहीं है, उनकी इमोशंस कमजोरी नहीं बल्कि ऊर्जा है। और अंत में इस चैप्टर के जरिए यह समझाया जाता है कि एडोलेसेंस का मतलब है नया दृष्टिकोण अपनाने की शक्ति। अगर समाज, पेरेंट्स और खुद युवा इस शक्ति को समझ लें तो एडोलेसेंस केवल एक ट्रांजिशन नहीं बल्कि जीवन की सबसे शक्तिशाली यात्रा बन सकती है। आपने अभी सुनी डैनियल सीगेल की लिखी किताब ब्रेनस्टॉर्म की आखिरी पंक्तियां, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि किशोर मन और मस्तिष्क की जटिलता को समझने का एक गाइड है। ये किताब हमें बताती है कि एडोलेसेंस केवल रिबेलियन या हार्मोनल बदलाव का दौर नहीं है, बल्कि ये वो समय होता है जब दिमाग एक नए ढंग से जुड़ता है, खुद को रिवायर करता है और सोचने, समझने, महसूस करने और दुनिया को देखने के ढंग में गहरा परिवर्तन लाता है। किशोरों की इमोशनल इंटेंसिटी, नॉवेल्टी सीकिंग, सोशल एंगेजमेंट और क्रिएटिव एक्सप्लोरेशन जैसी प्रवृत्तियां कई बार माता पिता और समाज को भ्रमित कर देती हैं। लेकिन इस किताब ने वैज्ञानिक तथ्यों और व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए यह दिखाया कि इन प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए बल्कि समझकर दिशा देनी चाहिए। डैनियल सीगेल ने जिस कंपैशनेट न्यूरोसाइंस के साथ बात रखी है वह हर पेरेंट, टीचर, काउंसलर और किशोर के लिए एक नई दृष्टि खोलती है। इस किताब ने न सिर्फ किशोरों की यात्रा को सम्मान दिया है बल्कि उनके साथ जुड़े वयस्कों को भी यह समझने का अवसर दिया है कि एडोलेसेंस कोई समस्या नहीं बल्कि संभावना का दौर है। अब बात करते हैं उस चैनल की जिसने आपको ये पूरी किताब सुनाई, हिंदी ऑडियो बुक। हमारा ये चैनल सिर्फ एक डिजिटल स्पेस नहीं है, ये एक परिवार है। एक ऐसा परिवार जो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से लेकर बनारस, भोपाल, पटना, जयपुर और इंदौर जैसे सांस्कृतिक नगरों तक जुड़ा है। और वहीं दूसरी ओर अमेठी, झुंझुनू, मंडी, सीतापुर, छपरा, बाड़मेर, बलिया जैसे छोटे शहरों और गांवों से भी जुड़ता है, जहां आज भी किताबें धूल से सजी अलमारियों में कैद हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद है उन किताबों को हर कान तक पहुंचाना जो दिल और दिमाग को दिशा देती हैं। अगर आप नेपाल के किसी दूरस्थ गांव में रहते हैं या बांग्लादेश, भूटान या भारत के उत्तर पूर्वी कोने में या फिर राजस्थान के किसी रेतीले गांव में और आपके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, तब भी आप हमारा चैनल खोल सकते हैं और ज्ञान के उस बहाव से जुड़ सकते हैं जो सीमाओं से परे है। हम मानते हैं पढ़ना सबका हक है, चाहे शहर में हो या गांव में, चाहे तेज इंटरनेट हो या बस धीमा नेटवर्क। हमारे चैनल की सबसे बड़ी ताकत है आप जैसे श्रोता जो रोज नई किताबों की तलाश में यहां आते हैं। आप में से कुछ रोजाना खेतों में काम करते हुए हमें सुनते हैं, कुछ सुबह की लोकल ट्रेन में सफर करते हुए, तो कुछ देर रात बिस्तर पर लेटे हुए। यही अपनापन हमें हर दिन और बेहतर कंटेंट देने की प्रेरणा देता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ किताबों की आवाज नहीं है, ये आवाज है उस भारत की जो पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है और समझना चाहता है, चाहे वो किसी भी कोने में हो।